everyone, welcome to the Phoenix Academy. You're watching class 1 of CUET crash course. We are starting this course with one of our domain subjects, that is business studies. In this course, we will complete all the chapters through notes, and at the end of the series, we will do all the MCQs related to these chapters from exam point of view. So let's begin with chapter number 1. Our first chapter is nature and significance of management. अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन अगर हम मैनेजमेंट का देखते हैं तो कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हमें काम करना है अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर चलना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने हैं. Next thing is successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management. कह रहे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई हैं वो ऐसे ही बाय चांस सक्सेसफुल नहीं हो गई है. उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है जो अपने गोल्स को अचीव करने में वो सक्सेसफुल हो पाई हैं. उस प्रोसेस का नाम ही मैनेजमेंट है. अब यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट हुई हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव करना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के. काफी बार ये वर्ड्स यूज होते हैं. इफेक्टिवली का मतलब है कंप्लीटिंग टास्क्स टाइमली. अगर आप टाइमली अपने टास्क कंप्लीट करते हो दैट मीन्स आप इफेक्टिवली चल रहे हो. एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट. अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में. तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा कि इफेक्टिवली का मतलब टाइमली होता है और एफिशिएंटली का मतलब विद मिनिमम कॉस्ट होता है. जब हम वर्ड इफेक्टिव पढ़ते हैं, इफेक्टिव हमारा जो वर्ड होता है उसके लास्ट में आता है TIVE आता है उसके लास्ट में. तो TIVE में हम TIME जो है लिंक कर सकते हैं. TIME टाइम, TIV के साथ लिंक कर दो TIME, तो टाइमली आपका हो जाएगा. और एफिशिएंट जब हम बोलते हैं लास्ट में C आता है, एफिशिएंट या एफिशिएंसी CY आता है लास्ट में, तो C से हम कॉस्ट याद रख सकते हैं. उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जिनको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं. फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. यानी जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो गोल होगा वही अचीव करना हमारा मेन एम है, हमें उसी को अचीव करना है. तो कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. देयर शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. जो ये गोल्स हैं वो कंप्लीटली स्टेटेड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और साफ साफ क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं पर एम सबका एक ही होता है कि उन गोल्स को अचीव करना है. सेकेंड फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है हर जगह एग्जिस्ट करना. तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे फिर वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, NPO हो, स्कूल हो, कोई भी फर्म हो, हमेशा वहां पर मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है. तो कह रहा है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. मैनेजमेंट उसके बाद कह रहा है थर्ड फीचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं और तीनों डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसलेट करता है काम को गोल्स में. मैनेजमेंट वर्क को गोल्स में ट्रांसफर कर देता है या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसलेट कर देता है. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्कूल का, तो स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क किस चीज के लिए है, काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना. उसके बाद इस काम को प्रोवाइड करने के लिए, इस काम को, इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें लोगों की जरूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी. तो सेकेंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट. सबसे बड़े एसेट्स होते हैं. डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर. लोगों से काम कराना कह रहा है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. मैनेजर के लिए लोगों से काम कराना टफ टास्क है. उसमें ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल आएगा. अगर हम स्कूल की बात कर रहे थे तो एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स लगेंगे, यानी कि वहां पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल यूज होगा. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का या तो एक प्रोडक्ट होता है या उसका एक सर्विस होता है. बेसिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस
को प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यूज करता है। डेली आपकी क्लासेस स्कूल में लग रही हैं, एजुकेशन का जो गोल है वो डेली की क्लासेस से, टेस्ट से, असाइनमेंट से कवर होगा। इसी को हमने बोला मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जब तक चल रही है तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये एक टीम वर्क है। टीम साथ में होगी, सारे लोग साथ में होंगे, ग्रुप बनाएंगे तो ही मैनेजमेंट पॉसिबल है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। जिस एनवायरमेंट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, वो हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफी फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, बदलता रहता है। इसका मतलब मैनेजमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, डायनामिक होना पड़ेगा, अपने आप को बदलते रहना है। मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। इंटैंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसकी आप प्रेजेंस फील कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई क्योस नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर ऐसा नहीं है, तो हमें फील होता है कि मैनेजमेंट एक अच्छी है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है जो हमें फील होता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स थे, 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। First is organizational objectives, then second is social objectives and then personal objectives. So organizational objectives में again हमारे पास 3 parts हैं, 3 types के organization के objectives होते हैं। Survival, profit and growth. Survival का मतलब क्या है कि organization को इतना revenue कमाना है कम से कम कि वो अपना cost को cover कर पाए। देन सिर्फ सर्वाइवल ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें प्रॉफिट भी कमाना होगा। तो मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। ग्रोथ का मतलब है कि एक बिजनेस नीड्स टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो। अगर लॉन्ग रन में चलना है, कुछ चीजें ऐड करनी है अपने बिजनेस में, तो ग्रो होना पड़ेगा। तो ग्रोथ जो होती है वो कैसे भी मेजर हो सकती है। तो वो बोल रहा है सेल्स वॉल्यूम में मेजर हो सकती है कि अगर सेल्स वॉल्यूम आपकी बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स आपकी बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ कहला सकता है। या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी बढ़ रही है, सारे ग्रोथ होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है, फिर प्रॉफिट कमाना चाहती है और फिर फ्यूचर में ग्रो भी करना चाहती है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, और एक बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, एक सोशल ऑब्जेक्टिव जरूर फुलफिल करना होता है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ताकि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं और यूज भी करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आता है बहुत बार कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस की कुछ हेल्प कर रही है सोसाइटी में, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स कि इंप्लॉइज के लिए, इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इंप्लॉइज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। हर एक अलग अलग लोगों के अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं। वो सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपनी अलग अलग जरूरतों की वजह से बनते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का काम उनसे उनके गोल अचीव करवाना होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का भी ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एम्प्लॉइज को हर तरीके का बेनिफिट दे सके, सच एज कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, सोशल नीड्स एज पीयर रिकॉग्निशन, हायर लेवल ऑफ नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट हर एक एम्प्लॉय को चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। तो 5 इंपॉर्टेंस हमारे पास यहाँ है। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, तो ग्रुप गोल्स अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। दूसरा, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब मिनिमम कॉस्ट में हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट, यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, यानी कि जब भी एम्प्लॉयज के सामने कोई चेंज लाया जाता है तो वो उस चेंज को हमेशा रेजिस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे अचीव करवाए, वो उन्हें अडेप्ट करवाए, यानी कि मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनवाता है। देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने पढ़ा कि मैनेजर मोटिवेट करता है या लीड करता है अपनी टीम को इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। ग्रुप गोल्स तो अचीव करते ही हैं,
बल्कि हम अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव करते हैं जब हम एक मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं। और मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसका हर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल गोल्स को भी क्या करे, अचीव करे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के टुवर्ड्स भी उसे कुछ कर रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। It helps to provide good quality products, create employment opportunities, adopt new technology। काफी बार एग्जाम में आता है adopt new technology। नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करी जा रही है तो इसका मतलब वो एक डेवलपमेंट हो जाता है किसका, सोसाइटी का। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट का नेचर जो है वो आर्ट से मिलता जुलता है, साइंस से भी मिलता जुलता है और एक प्रोफेशन से भी। इसलिए हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 कंपेरिजन है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसके बाद हमारे पास है मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब यहाँ पर देखते हैं हम आर्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट में लाई करती है। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर होती है। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे कि लिटरेचर डांसिंग पे या पब्लिक स्पीकिंग पे, एक्टिंग पे इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आर्ट हो उसकी एक थ्योरी पीछे होती है, उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ऐसे ही एक मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। वही थ्योरेटिकल नॉलेज हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हैं। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक इंसान इस नॉलेज को, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को अलग तरीके से यूज करता है। जैसे 2 डांसर्स अलग तरीके से डांस करेंगे, हमेशा एक जैसा डांस नहीं करेंगे। राइटर है तो वो अलग तरीके की स्टोरीज लिखेंगे, हर एक राइटर का स्टाइल अलग होगा लिखने का। ऐसे ही हर एक मैनेजर प्रिंसिपल्स को या फिर रूल्स को, मैनेजमेंट के थ्योरीज को अपने ही तरीके से लगाता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्रिएटिव होगे, उतनी आपकी आर्ट बेटर होती है। सेम इज द केस विद मैनेजमेंट कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्रिएटिव होंगे, मैनेजर की जो मैनेजमेंट है वो उतनी बेटर होती जाएगी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आर्ट के हैं जो लाई करते हैं और कंप्लीटली लाई नहीं करते हैं, इसीलिए साइंस और प्रोफेशन का भी हमें देखना पड़ेगा कि एज साइंस और एज अ प्रोफेशन वो क्या है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस हम कहते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी साइंस हो उसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जहां पे पढ़ाया जाता है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है उसकी भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमारे पास IIMs हैं या बहुत सारी मैनेजमेंट डिग्रीज हैं, MBAs वगैरह। तो ये सारी की सारी क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पे हमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के प्रिंसिपल्स हमें पता है एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट नहीं हम कह सकते, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि बार बार वो चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स हम कहते हैं चेंज नहीं होते हैं, वो रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, तो उसके प्रिंसिपल्स थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते हैं और आज तक इवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं है यूनिवर्सल वैलिड हो। जो उन लोगों को ठीक लगेगा, यानी जो भी मैनेजर को ठीक लगेगा वो उसे मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी जरूरी नहीं है कंप्लीटली लाई करे, थोड़ा बहुत लाई करती है। इसीलिए एज ए साइंस भी आप पूरा कंप्लीटली मैनेजमेंट को नहीं कह सकते। दैट्स वाई तीसरी चीज आई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हर एक में देखो बॉडी ऑफ नॉलेज हर एक में है, आर्ट में भी है, साइंस में भी है और प्रोफेशन में भी है। नॉलेज हर जगह है, उसके बाद ही किसी चीज को एप्लीकेशन पे लाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में आप किसी डिग्री को, किसी एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर ही जाओगे, उसके बिना आप नहीं जा सकते। जैसे किसी ने बोला कि एक डॉक्टर तभी बनेंगे जब वो MBBS को कंप्लीट करेंगे या किसी भी और डिग्री को कंप्लीट करेंगे। एक CA तभी बनेगा जब वो पूरे एग्जाम्स अपने फाइनल ईयर के क्लियर कर लेगा। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो बिना किसी डिग्री के भी मैनेजर बना जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला जो फीचर प्रोफेशन में एग्जिस्ट करता है वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा आता है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल द प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड to a professional association which regulates entry, grants certificate, practice, formulates या फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी एनफोर्स करता है कि एक हमारे पास जरूर कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की जो एसोसिएशन है उसको हम AIMA बोलते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन।
जरूरी नहीं होता हर एक मैनेजर को इसका पार्ट बनना है, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, कंपलसरी नहीं है, जबकि कुछ प्रोफेशंस में कंपलसरी है। जैसे एक लॉयर को बार काउंसिल का पार्ट बनना ही पड़ेगा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सारे के सारे प्रोफेशंस जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स से चलते हैं, उन्हीं रूल्स को हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. All doctors, for example, take oath of ethical practice at the time they enter the profession. तो ये चीज हमने काफी बार सुनी है कि डॉक्टर्स को एक ओथ लेनी होती है कि वो अपने पेशेंट को जो है प्रायोरिटाइज करेंगे और उसके बाद ही बाकी चीजें करेंगे। तो ऐसा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशन जरूर फॉलो करने होते हैं। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव, कि सारे के सारे प्रोफेशंस जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट को बेनिफिट दे रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किसी क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो सर्विस वो क्लाइंट को ना देकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा होता है थ्रू आउट लाइफ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल है हमारे यहाँ पर। टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और उसके बाद आता है लोअर मैनेजमेंट, जिसके काफी सारे हमारे पास नेम्स है। सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं और लो लेवल मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं उनको जल्दी से एक बार देखेंगे, फिर मिडल के और फिर लोअर के। टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे पास, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया या फिर सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, ये सारे के सारे हमारे पास कहां पे आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो इनका डेजिग्नेशन टॉप लेवल में आता है। उसके बाद दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा सर्वाइव करेगी, क्या उसका वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। They analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. Business environment को analyze करना एक काफी complex task होता है। 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी बिजनेस और environment क्या है। तो business environment को analyze करना किसका काम है? टॉप लेवल का। To formulate all the overall organization goals and strategies और goals बनाना भी टॉप लेवल का काम है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल पर आती है। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बुरा इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी पे तो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बात आती है, कुछ अच्छा करती है तो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्रेडिट दिया जाता है। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांड्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स जितने भी होते हैं उनका जो टास्क होता है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेसफुल होता है और काफी कमिटमेंट लंबे लंबे आवर्स का वो मांगता है। नेक्स्ट इज मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल जो है एक लिंक है टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो वही है उसका कि वो एक लिंक प्रोवाइड करता है। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड आया है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब होता है लोअर लेवल मैनेजर्स, उनको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं। दे आर यूजुअली डिवीजन हेड्स इसमें ज्यादातर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं कि अगर मैनेजर्स आ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तो वो मिडिल लेवल में ही लाई करेंगे। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो भी स्ट्रैटेजीज बना दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको कंट्रोल करना मिडिल लेवल का काम होता है। उनका मेन टास्क यही होता है कि उनको जो प्लान्स दिए गए हैं टॉप मैनेजर्स के थ्रू वो उनको कैरी आउट करेंगे। ये भी इंश्योर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी एम्प्लॉइज है, पर्सनल है या फिर नहीं है, या फिर उनको हायर करने की जरूरत है। मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। लोअर लेवल मैनेजर्स या एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का भी काम जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करने का भी काम उनका है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लेवल, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। काफी सारे नेम्स इनको दिए गए हैं। जितने भी फॉरमैन्स एंड सुपरवाइजर्स हैं वो सारे के सारे जो है लोअर लेवल मैनेजर में आते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। जो भी वर्कफोर्स काम कर रही है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई भी काम हो रहा है, उसको डायरेक्टली ओवरसी या सुपरवाइज करने का काम हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का होता है।
Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce. Actual workforce के साथ ये लोग काम करते हैं और instructions pass on करते हैं middle level के, तो इनका काफी important काम होता है. Through their efforts, quality of output is maintained, wastage of material is minimized and safety standards are maintained. काफी important point ये एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है कि अगर quality of output की बात हो या वेस्टेज कम करने की बात हो या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर्कफोर्स के लिए मेंटेन करने की बात हो, ये सभी काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नहीं बल्कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के होते हैं. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये मिडिल लेवल में आता है, बट ये लोअर लेवल में आता है क्योंकि वर्कफोर्स से रिलेटेड है. इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयलिटी ऑफ वर्कर्स. जितने भी वर्कर्स हैं वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन से यानी रूल्स से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉयलिटी उनकी दिख रही है नहीं दिख रही है, ये सब कुछ इंश्योर करना लोअर लेवल का काम है. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए हम एक एक्रोनिम जो यूज करते हैं वो पोस्ट डीसी हम यूज करते हैं, POSDC, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हमारे 5 फंक्शंस हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सिर्फ मीनिंग यहाँ पर मैंने मेंशन किया है क्योंकि हमें पता है अलग से इनके चैप्टर्स आने वाले हैं, तो उन पर भी हम वीडियो लाएंगे. जरूर उन वीडियोस को देखिए क्योंकि इन चैप्टर्स में से मेजर आपका पार्ट आने वाला है एग्जाम का. मेजर क्वेश्चंस इन्हीं 5 चैप्टर्स में से बनेंगे क्योंकि मैनेजमेंट का कोर यही है, हमें पता है. तो यहाँ पर हम सिर्फ मीनिंग करेंगे. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट. क्या करना है और कौन करेगा, कैसे होगा, क्या प्लान्स होंगे, प्लानिंग में डिसाइड होता है. ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है ड्यूटीज को, असाइन करता है ड्यूटीज को, ग्रुपिंग करता है टास्क की, टीम्स बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कुछ दी जाती है. ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. स्टाफिंग में सिंपल सी बात है हमारे पास यहाँ पे कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. अगर हमें हायर करने हैं लोगों को, हमें सही जगह पे रखना है तो उसे हम स्टाफिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम. मोटिवेट करना, लीड करना, गाइड करना सब कुछ डायरेक्ट में आता है. एक तरह से डायरेक्शन देना डायरेक्टिंग में आता है. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में प्लानिंग के साथ कंपैरिजन होता है कि कितने यूनिट्स प्लान किए थे, कितना काम प्लान किया था और एक्चुअल में कितना हो पाया है, तो हम डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद डेविएशंस निकालते हैं. सारी डिटेलिंग हम तभी पढ़ेंगे जब हम इन चैप्टर्स को डिटेल में दोबारा करेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा ये कोऑर्डिनेशन का. कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना चल नहीं सकता है. कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो सारे के सारे बाकी फंक्शंस को बाइंड करके रखता है. प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है. प्लानिंग से शुरू होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक चलता रहता है. ऐसा बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक थ्रेड की तरह काम करता है. पोस्ट-डीसी जो होते हैं वो एक फूलों की माला ऐसे बोला जाता है, एक गार्लैंड है, और जो कोऑर्डिनेशन है वो एक थ्रेड का काम करता है जो उसको जोड़ कर रखता है. ये गार्लैंड वाली लाइन जो है ये काफी बार एग्जाम में आई हुई है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि थ्रेड या गार्लैंड वाला कुछ आएगा तो हम उसमें कोऑर्डिनेशन मार्क करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन बांधता है. अगर वो धागा टूट जाएगा तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, यानी कि सारे के सारे फंक्शंस इधर उधर हो जाएंगे और मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिर कोऑर्डिनेशन के? पहला तो सिंपल है कि वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. ग्रुप एफर्ट्स को मिलाकर रखता है. हमें पता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप एफर्ट्स को मिलाना, इंटीग्रेट करना किसका काम होता है? कोऑर्डिनेशन का काम होता है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी लोग हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम अलग है, उनका काम का नेचर भी अलग है, लेकिन उनको काम एक साथ ही करना है. तो वो कोऑर्डिनेशन ही है जो उनका एक्शन में क्या लाएगा? यूनिटी लाएगा, यूनाइट करेगा उनको, उनके एक्शंस को एक बनाएगा. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है. जैसे मैनेजमेंट भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जब तक मैनेजमेंट चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन भी ऑल परवेसिव है मैनेजमेंट की तरह, सब जगह लगता है. सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में, हर एक लेवल पर, हर एक फंक्शन में, सब जगह हमारे पास कोऑर्डिनेशन लगता है. कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सभी मैनेजर्स की, यानी कि ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल को ही कोऑर्डिनेशन करना है या मिडिल को ही करना है, लोअर को ही करना है, सबको करना है कोऑर्डिनेशन अपने अपने लेवल पर.
कोऑर्डिनेशन लास्ट बोलता है इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का मतलब है ये करवाया जा रहा है, कॉन्शियस डिसीजन है मैनेजर का, डेलिबरेट मैनर से करवाया जाता है, क्योंकि इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हमें जो कोऑर्डिनेशन है वो क्यों चाहिए। तो हमें 3 रीजन की वजह से कोऑर्डिनेशन चाहिए, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, तब आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए ताकि आप उनको मैनेज कर पाओ। तो पहला रीजन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन क्यों होता है, ग्रोथ इन साइज की वजह से। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सभी फंक्शंस डिफरेंट हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि उनको एक साथ लाना है, तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस यही है कि वो उसको एक साथ ला पाएगा। लास्ट इज स्पेशलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करेंगे एक बारी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट हमें बार बार हायर करने पड़ते हैं अगर हमें स्पेशलाइजेशन लाना है। अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं दे थिंक that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria। वही यही सोचते हैं कि हमारी सोच के हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए। अब उनकी सोच के हिसाब से बाकी इंप्लॉइज अगर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कंफ्लिक्ट होगा। वही कंफ्लिक्ट को बचाने के लिए कि जो स्पेशलिस्ट कह रहा है और जो इंप्लॉइज कह रहे हैं उनकी बातों में इंटीग्रेशन लाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और कोऑर्डिनेशन उन प्रॉब्लम्स को बचा लेगा। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो प्रॉब्लम्स बच जाएंगी। सो दिस इज ऑल, ये हमारा पूरा चैप्टर था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।